बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप का फ्लॉप शो चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कि एक लाइन लग गई श्रीलंकन की और 171 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट होगी। अब इस हार के बाद ना सिर्फ श्रीलंका के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वहां पर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदों को भी झटका लगता नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड की कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ पता ही नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी होगा। दूसरी जानब इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। कल जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का अहम मार्का अहमदाबाद में शेड्यूल है। साथ ही साथ पता चले कि इंतजामुल हक अब साबिक चीफ सेलेक्टर हो गए। पीसीबी ने उनका इस्तीफा रात गए कबूल कर लिया। इन तमाम खबरों पर गुफ्तगू करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भट्ट साहब 172 का टारगेट, जो कि मेरा ख्याल पहले 15-20 ओवर में ही यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड टीम पूरा कर लेगी। जो बारिश की दुआएं की जा रही थी, मेरा ख्याल दुआओं में अब उतनी जान नहीं रही थी या दिल से दुआएं नहीं की गई पाकिस्तानियों की जाने से। क्या कहेंगे आप? हमजा, लूडो पे तो मैच नहीं हो रहा 15 ओवर में हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक छोटा टारगेट है और अगर न्यूजीलैंड इसको अचीव कर लेता है तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान के लिए बहुत एक कह लें कि मुश्किल टारगेट हो जाएगा। कि पहले भी इंग्लैंड को अगर आपने हराना है अगर 100 कुछ रन से, तो अगर बासानी न्यूजीलैंड जीता तो हो सकता है वो पौने 200 रन पे टारगेट चला जाए, जो कि फिर खासा मुश्किल और रियलिस्टिक से बाहर निकलता जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी देखना है कि डू वी डिजर्व व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। क्या हम इस इतनी अच्छी क्रिकेट खेले हैं कि हम यहाँ पर आ जाएं। न्यूजीलैंड तो चले इंजरीज़ की वजह से ऐसी गई है या उनके मैच में बारिश भी हो गई और इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन क्या हम वो टीम है जो ऑन परफॉर्मेंस ऑन मेरिट डिजर्व करती है आगे आने के लिए? आई थिंक वी नीड टू वैल्यूएट। अगर हम पहुँच जाएँ, हम T20 में भी पहुँच गए थे इसी तरह, तो पहुँच जाना अगर हमें रिलक्टेंट करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पे कल को, तो बेहतर है कि आप अपने आप को एनालाइज करें, चाहे आप पहुँचें चाहे आप ना पहुँचें। अच्छा खेल जाए अगला मैच या बुरा खेलें, आखिरी जिस तरह मर्जी जीतें या ना जीतें, दोनों सूरतों में हमें एनालाइज करना है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो की है, क्योंकि यहाँ से अब ऑब्वियसली अब तो एक मौजज़ा ही है अगर न्यूजीलैंड यहाँ से मैच हारता है, क्योंकि बेंगलोर में इतना लो स्कोरिंग मैच तो नहीं होता। आई थिंक न्यूजीलैंड ने इनिशियली बहुत अच्छी बॉलिंग की और श्रीलंका ने भी कह लें कि कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी बुरे शॉट खेले। बट सब यही श्रीलंकन टीम है 344 भी कर जाती है। यही श्रीलंकन टीम है जो 55 पे ऑल आउट भी हो जाती है। 171 इस जहां पर आपने बताया कि बेंगलोर में कोई थोड़ा छोटा मोटा स्कोर नहीं होता, बड़े रन्स यहां पर होते हैं बोर्ड पर हमेशा। एवरेज अहमद सईद साहब से जानते हैं, वैसे क्या एवरेज है बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में? भट्ट साहब ने कहा है यहाँ पर हमेशा बड़े रन बने हैं। पिछले मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 401 रन बनाए थे, वो एक इनिंग में ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर था। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेज हुआ है वो भी 329 हुआ है, उसका भी हम तस्करा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कोर सबसे जो कम स्कोर डिफेंड हुआ है वो 166 है। तो आज श्रीलंका को जो है वो 171 रन जो है वो डिफेंड करने हैं। और थोड़ा सा अगर भट्ट साहब इसके ऊपर भी कमेंट करें, जो स्पिन बॉलिंग आज न्यूजीलैंड ने की है मिचेल सेंटर ने और रविंद्र जडेजा ने, उसमें जो हल्का सा टर्न मिल रहा है उसको देखते हुए क्या कहेंगे श्रीलंकन जो स्पिन बॉलिंग लाइनअप है उसके इम्कानात के बारे में? देखिए, टर्न तो मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं वो बेसिकली तीक्ष्णा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और कोई सच कह लीजिए कि बहुत कोई थ्रेटनिंग स्पिनर्स भी नहीं है। अगर न्यूजीलैंड इनको देखभाल के खेल लेता है और उनकी मिस्ट्री से डिसीव नहीं होता, तो फिर कोई ऐसा टर्न भी नहीं है पिच में कि जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो बैटर्स के लिए। और आई थिंक कि जो आपने सारा हमजा सवाल ये कंस्ट्रक्ट किया है ना, जिसमें आपने पूछा है कि ये इस तरह भी हो जाए और ये एक ही टीम है जो 350 करती है और फिर नहीं करती, तो आपके लिए तो ये कि जवाब है कि बंदे का कोई पता लगता है ये वही वाले बंदे हैं। उन्होंने वालू भी फिर जवाब है। भट्ट साहब आज उन्होंने वाजे कर दिया। आकिब कुरैशी बड़ी गहरी नजर रखे हुए थे बादलों पे। कल इन्होंने बताया कि 86% बारिश है, लेकिन आकिब ने दिल से ये फिगर नहीं बताया था। तो आकिब अब क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं वैसे जरा, वहाँ पर कोई बारिश का इम्कान है? नहीं हमजा, अभी मेरी थोड़ी देर पहले वहाँ पे बात हो रही थी, बारिश का इम्कान अगर जिस तरह की अब इसके बाद भी बारिश हो जाए तो इतनी थ्रेटनिंग किस्म की कोई बारिश नहीं होगी कि मैच को वो डिसॉल्व कर दे। 170 तो मेरा ख्याल है वो हंसते खेलते ही कर लेंगे, बारिश आने से पहले ही कर लेंगे। जो दुआओं का आपने जो शुरू में कहा ना कि दुआएं कबूल नहीं हुई, मुझे लगता है आज क्योंकि योम इकबाल भी है, सारे पाकिस्तान की दुआएं लामा इकबाल के लिए होंगी।
इस वजह से बेंगलोर नहीं पहुंच सकें, जिस वजह से वो बारिश नहीं बरसी। तो फिर वही कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम एक टूर्नामेंट में तो चल जाता है, अगर आप हमेशा ही कुदरत के निज़ाम पे रहेंगे तो फिर सलमान भाई वाली बात कि हम डिज़र्व करते हैं पहुंचने में, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अगर हमने ऐसे ही कि दूसरी टीम हारे यहाँ पे खेलें तो वो करें, ये हारे इतने स्कोर से हारे, तो इस तरह इवेंट का मज़ा नहीं आता। जो डिज़र्विंग टीम होती है यकीनन उसी को जो है फाइनल फोर में पहुँचना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया, इवन इंडिया भी चाह रहा होगा कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल पहुँचे, लेकिन इस कुर्रा अर्ज में सिर्फ एक टीम थी जो नहीं चाह रही थी, वो उसका नाम था श्रीलंका, कि पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो। नहीं, मेरा ख्याल श्रीलंका के अलावा पाकिस्तानी टीम खुद भी नहीं चाह रही थी कि हम जो है सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें। न्यूजीलैंड भी अंदर ही बिल्कुल इसी तरह ही आ जाता है। तो बट साहब, अब जब लास्ट मैच चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ है और इंग्लैंड मुसलसल नाकामियों के बाद फॉर्म बहाल हुई भी तो हमारे से एक मैच पहले जनाब बेन स्टोक्स ने भी सेंचुरी मार दी, इतने बड़े रन्स भी बना लिए, बल्ले सीधे कर लिए उन्होंने, फुटबॉल उन्हें नजर आ रहे हैं। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड भी फुल स्ट्रेंथ ही जाना चाहिए, यकीनी तौर पर जाएंगे, क्योंकि इफ एंड बट्स की सिचुएशन भी हो सकता है, मेरिकल्स जो है वो होते हैं और हो भी सकते हैं। तो क्या समझते हैं आप तब्दीलियां जो कि जेर गौर है शादाब को वापस लाने की, हारिस रऊफ की पसलियों में दर्द भी जो कि वो बेहतर है, हसन अली या हारिस रऊफ को बाहर किया जाए, हसन अली को बाहर किया जाए, या फिर और कोई तब्दीली शादाब जिसकी जगह अंदर आएंगे, क्या समझते हैं आप? और इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भी 3-3 विकेटें ले ली हैं, वो भी हमें खतरे की घंटी बजा चुके हैं कल। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान अगर चेज़ करता है कलकत्ता में, तो हमने देखा कि सेकंड टाइम बॉल वहाँ पे स्पिन होता है और इंग्लैंड के स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर आपको, लेकिन उसमें यह एडवांटेज है कि आपको ये पता होगा कि आपने कितने ओवर्स में वो रन्स करने हैं। बिल्कुल। और अगर पहले आपकी बॉलिंग आ जाती है और सॉरी आपकी बैटिंग आ जाती है, तो फिर टारगेट सेटिंग में है कि आपने कितने में उनको आउट करना है। सो दोनों सिनारियोज पाकिस्तान के सामने होंगे वंस आज के मैच का रिजल्ट आ जाए। 171 रन है। देखिए, क्रिकेट है ये, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि बेंगलोर है, ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड है तो कर ही लेगी। क्रिकेट इज़ सच ए गेम के वो ग्रेट अनसर्टनिटीज़ हैं इसमें। आप मैक्सवेल की इनिंग देखें, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते, किसी ने इतना भी एंटिसिपेट नहीं किया था चलो 1-2 जीत जाएंगे, वो 3 जीत गए। हॉलैंड ने 2 मैच जीत लिए। सो क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा कहने का मकसद था वो ये था कि जिस कदर क्रिकेट अच्छी हमें खेलनी चाहिए थी, क्या हमने वो अपना हदफ हासिल किया? और क्या हम हमेशा इसी कश्मकश में रहेंगे कि किसका क्या हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, उसका ऐसे हो जाए तो हम पहुंच जाएं? आई थिंक एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन को, जो अपने हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो आई थिंक कि ऐसी कश्मकश हर बार अच्छी नहीं होती। तो फिर तो डेफिनेटली जो टीमें मेरिट पर जा रही हैं, अपने बलबूते पर आगे जाना चाह रही हैं, उन्हीं को ही आगे जाना चाहिए। इफ एंड बट्स की सिचुएशन पे हमेशा पाकिस्तान गुजर कर आगे जाता रहा, तो मेरा ख्याल जो डिजर्व करती हैं टीम्स उनको जाना चाहिए, जिसमें हमने देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने आउट क्लास किया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो जो लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं एटलीस्ट वो डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल्स खेलना। और न्यूजीलैंड के लिए तो हमारी पहले भी दुआएं थी, क्योंकि अभी तक कोई आईसीसी का ये वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत सके, तो इनके लिए तो दुआएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल तो फिर पाकिस्तानी है। सिंपैथीज इनके साथ ही। आपने अफगानिस्तान की बात की है, अगर अफगानिस्तान की पूरी जर्नी में से सिर्फ बांग्लादेश का अगर मैच निकाल दें जो वो हारे थे, तो उनकी अभी तक की जर्नी जो है मैं कहता हूँ टॉप पे रही थी। अगर वो अफगानिस्तान जीत जाता बांग्लादेश से, जो कि जीतना चाहिए था, वो जीत जाता, तो आज यकीनन जो सारा सिनेरियो था पॉइंट्स टेबल का वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है इससे। लेकिन मुझे आज भी वो बात पिंच कर रही है कि अगर वो लास्ट आउट दे दिया होता, अंपायर कॉल ना होती अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो आज तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता। फिर हम इसके साथ काफी सारी चीजें ज़ाहिर है शायद के ज़हन में अब आना शुरू हो गई हैं, और हर वर्ल्ड कप में हर इवेंट के एंड पे आके ऐसा ही होता है। हम इस वक्त जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये मैच डे 9 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन स्टेक पर नहीं है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफिकेशन भी जो है उसके ऊपर ही बहुत डिबेट हो रही है। और आज का ये मैच श्रीलंका के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका की टीम अगर ये मैच हारती है तो उसका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आना थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले भी क्वालिफाई करना, तो श्रीलंका को पाकिस्तान खेलने के लिए अगर आना है तो श्रीलंका को उसके लिए पहले पाकिस्तान को सेमीफाइनल में भी पहुंचाना है। तो व्हाट्सअप ये वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो फिर तो इंग्लैंड के लिए वो मैच जीतना भी बड़ा जरूरी है अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर चैंपियंस ट्रॉफी टॉप 8 टीम्स ने ही जाना है तो इस वक्त 7वें नंबर पर मौजूद है इंग्लैंड की टीम, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिर यकीनी तौर पर ये मैच भी बड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो ऑल्दो क्वालिफाई कर चुका क्योंकि होस्ट है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का तो होस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो एक ऑटोमेटिक
चीज़ है वो तो पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन इंग्लैंड के लिए ये मसला है और इंग्लैंड का पाकिस्तान से मैच जीतना इस मामले में ज़रूरी है ताकि वो अपनी शमूलियत को गारंटी कर सकें। अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करेगा। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टाइटल है उसका मतलब ये है कि वो चैंपियंस की ट्रॉफी है। सो वहाँ पर हर वो टीम तो लाजमी होनी चाहिए जिसने वर्ल्ड कप जीता है, और वो देन इट वुड मेक मोर सेंस। अगर उसकी भी क्वालिफिकेशन है तो फिर उसमें और वर्ल्ड कप में क्या फ़र्क रह गया, समझे कि वो एक थोड़ा सा कम टीमों का वर्ल्ड कप है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जब आप उसका नाम रख रहे हैं तो देन इट शुड बी द चैंपियंस प्लेइंग, चाहे वो कह लीजिए कि किसी तरह की भी स्टेज पर है, जो भी टीम चैंपियन रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो वो होती है। अगर उसके भी क्वालिफिकेशन है तो फिर तो वो एक वर्ल्ड कप है थोड़ी मुख्तसर टीमों का। अच्छा हमजा, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो सिनेरियो को थोड़ा सा हम अपने शायकीन के लिए 6 टीमें जो है वो इस वक्त क्वालिफाई कर चुकी हैं। इंडिया की टीम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 6 टीमें इस वक्त कंफर्म हो चुकी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगी। अब 2 स्पॉट्स रह गए हैं और 4 टीम्स हैं। बांग्लादेश की टीम को अपना अगला मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जबकि नेदरलैंड्स की टीम को अपना मैच खेलना है इंडिया के अगेंस्ट, और श्रीलंका की टीम आज मद्दे मुकाबिल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड को खेलना है पाकिस्तान से। तो इन मैचेस का फैसला जो है वो, इन मैचेस का जो रिजल्ट है वो ये फैसला करेगा कि ये जो 2 बकिया स्पॉट्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, इनमें कौन सी 2 टीमें जाएंगी। अहमद सईद साहब, बांग्लादेश की जिस तरह से आपने बात की, मेरा ख्याल है शकीबुल हसन आखिरी मैच से बाहर, शकीबुल हसन लास्ट मैच से जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, इंजरी हुई है, तो जिस पर मेरे ख्याल श्रीलंकन तो बड़े खुश होंगे। एंजेलो मैथ्यूज के भाई ने व्हाट्सएप बड़ी कुछ सख्त स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि अगर एलपीएल खेलने पे यहाँ पर आए शकीबुल हसन, पहली बात तो हम आने नहीं देंगे, अगर आए तो जो ग्राउंड में लोग बैठे हैं ना उनका इस्तकबाल जो है फूलों के बजाय पत्थरों से करें। तो ये किस तरह को क्रिकेट को लेकर चल पड़े, इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आने शुरू हो जाएं तो बस पर क्रिकेट तो गई। नहीं देखिए, अब ये थोड़ा सा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली काफ़ी इस पे बात हो चुकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैथ्यूज़ भी बोल चुके, काफ़ी लोगों ने इस पे कमेंट कर लिया। अब उनका ऐसा बनता नहीं है, और ये तो प्लेइंग टू द गैलरी है, एक कह लीजिए कि एक स्पाइसी न्यूज़ देने के वाला तरीका है। अब इतना भी कोई कह लीजिए कि नहीं है, विद इन द रूल्स था, ठीक है, वो बैड टेस्ट में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्रिकेट की बुक के मुताबिक, रूल के मुताबिक तो आउट था, तभी अंपायर ने आउट दिया। तो फिर अगर आपको रूल से इतनी प्रॉब्लम, पहले तो फिर आपको रूल बनाने वाले से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले से। बिल्कुल इस तरह। और एंजेलो मैथ्यूज ने अपने इलस्ट्रियस ओडीआई करियर की आज आखिरी इनिंग्स भी खेली है, इसमें वो 16 रन बनाकर आउट हुए हैं। 16 रन बनाकर आउट हुए हैं वो, तो खैर पूरी टीम ही स्टार्ट अच्छा बैरल श्रीलंका की जानिब से लिया गया है। वैसे अहमद सईद साहब, यूजुअली ये जो विकेट है इसमें सेकंड इनिंग्स में चेज की क्या रेशो है? जी हाँ, सेकंड इनिंग में यहाँ पर बड़े बड़े चेज होते रहे हैं, और यहाँ पर 55% मैचेस जो हैं वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने चेज करते हुए विन किए हैं। अच्छा, हमजा अपने इधर एक टॉस में देखा होगा, कल जिसमें हमने बात की थी कि हारे हुए माइंडसेट के साथ श्रीलंकन टीम आएगी, तो आज टॉस के वक्त कुशाल मेंडिस की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी कि उनसे लिटरली उनसे स्टार्ट नहीं हो रहा था कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना। उन्होंने कह दिया कि हम टॉस जीते तो हम भी फील्डिंग करना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर अब पिच देखेंगे कैसा बिहेव करेगी, मतलब उन्होंने टॉस पे ही मैच को छोड़ दिया था। फिर उसके साथ जिसना कुशाल परेरा ने ऑनस्लॉट किया था, तो अगर वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई अक्लमंद बंदा होता, बेशक उनके डग आउट में महिला जयवर्धना बैठे हुए हैं जो कि बहुत बड़ा नाम है, शायद उधर से भी मैसेज नहीं गया होगा, या किसी को हल्की फुल्की भी सेंस होती, वो कुशाल परेरा को अगर हल्की सी भी हेल्प कर देता तो शायद ये स्कोर 250 प्लस हो सकता था, जिसना वो ऑनस्लॉट कर रहे थे। वो अकेले ही खेली जा रहे थे, बाकी जो है उनको देख रहे थे, पाइन तू मार ले मैं आउट हो जाऊं। और कुशाल परेरा ने आज इस वर्ल्ड कप की तेज तरीन हाफ सेंचुरी भी स्कोर की है। उन्होंने 22 गेंदों पर 50 रन बनाए। उन्होंने भी तो जी भट्ट साहब, हाँ, लेकिन वो भी तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे सर्दियों में जब फॉग पड़नी शुरू होती है, सारे बारिश की दुआ कर रहे होते हैं, फिर एक थोड़ी सी एक दिन बारिश होती है, तो वो भी तो पूरे वर्ल्ड कप में आखिर में आके उन्होंने कोई 20 गेंदें खेली हैं, और वो भी जिस तरह से उन्होंने खेली हैं वो इतने कंट्रोल में नहीं खेल रहे थे। तो आई थिंक वो हर मैच में अपना बल्ला घुमाते हैं, और कभी कभार एक आध मैच में उनकी लग भी जाती हैं। वो कोई इतने रिलायबल प्लेयर नहीं है, लेकिन जो इनके रिलायबल प्लेयर्स थे उन्होंने जिस किस्म के शॉट मारे हैं इतने बड़े मैच को देखते हुए, वो जो है ना कह लीजिए कि अफसोस का मुकाम इसलिए था क्योंकि उनकी अपनी क्वालिफिकेशन भी है। चले हमारा तो सेंटिमेंट पाकिस्तानी होने के नाते है, लेकिन उनके अपने चांसेस इस पर डिपेंड करते हैं, और ऐसा लगा कि जैसे वो पहले से ही कोई आज लड़ने के मूड में नहीं थे, कोई हारी हुई एक कह ले कि बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई लग रही थी, उसमें वो वाली स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी कि एक वाइब आती है ना कि ये टीम कुछ करने आई है। लेकिन वो सब ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत ज़्यादा या तो रन्स करना चाह रहे थे,
और हर किस्म का उन्होंने स्ट्रोक खेला और अवॉइड नहीं कर सके वो, मतलब जहाँ पर स्टे करना ज़रूरी था वहाँ पे उन्होंने काफ़ी गैर ज़रूरी स्ट्रोक्स भी खेले। बिल्कुल इस तरह है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की साहब आपने बात की, ऑल तो कल टीम ओपोनेंट टीम जो कि छोटी थी कंपैरेटिवली, उनसे हल्की टीम थी, इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस उनके सामने 87 रन डेविड मिलान ने की, 108 रन की बेन स्टोक्स ने इनिंग्स के लिए, रईस से कसर क्रिस वॉक्स ने आके पूरी कर दी। तो इस तरह से फॉर्म में वापस आना, लेकिन वही बात बहुत देर की मेहरबान आते आते तो आखिरी मैचेस में परफॉर्म करना, ठीक है उनका मोराल जरा हाई हुआ होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच जीतना जरूरी था, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए दोनों एंड पर, हमने बॉलिंग में भी देखा, आदिल रशीद ने भी 3 विकेटें ली, मोइन अली भी वापस फॉर्म में आ गए, 3 विकेटें ली, किस तरह से आप रेट करेंगे ओवरऑल इनिंग? देखिए, देखा जाए तो जीते तो वो हॉलैंड से ही है ना। नीदरलैंड की टीम एक कह लीजिए कि अच्छी क्रिकेट ज़रूर खेल रही है लेकिन कोई बड़ी टीम नहीं है। बिल्कुल। इंग्लैंड अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीचे खेल रही थी और बेन स्टोक्स ने और मलान ने कल बड़ी शानदार इनिंग खेली और उसके बाद एक क्रूशल पार्टनरशिप हुई जिसने उसे 300 प्लस करने में मदद की और उसमें क्रिस वोक्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और उसके बाद इनिशियली नए बॉल पे भी इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की, वहाँ पे विली और वोक्स ने विकेट लिया और उसके बाद फिर आदिल रशीद और मोइन अली को भी काफ़ी टर्न मिला और उन्होंने भी 3-3 विकेट्स लिए। सो इंग्लैंड का एक बेहतर डिस्प्ले था, लेकिन जो मुझे खतरा ये है स्टोक्स की तो बारी बाद में आनी है। जो पहले ऊपर वाले इनफॉर्म नहीं है प्लेयर, वो पाकिस्तान के खिलाफ हर वो बंदा जो आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, उसकी चांदी पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। और हमने देखा तो है कि ऊपर वाले 3-4 हैं उनके। इससे पहले भी इनके प्लेयर्स जो है वो इंग्लैंड के हमारी तरफ से काफी ज्यादा उनकी जो फॉर्म है ना बहाल होती रही है। आगे क्या कहना अच्छा हमजा, मुझे इस सारे सिनेरियो पे जो इंग्लैंड की बात हो रही है ना, एक स्टेटमेंट का मैं एंशियसली वेटिंग फॉर स्टेटमेंट फ्रॉम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कि वो कोई इस तरह का जो बयान दें कि ये टीम जो है वापस आए तो हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो इसमें से हम कप्तान को भी फारिग करेंगे, खिलाड़ी को भी फारिग करेंगे। वहाँ पे इतनी खामोशी है, मुझे उन पे तशवीश हो रही है कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि सारे के सारे यारी दोस्ती में पड़े हैं और सारे एक दूसरे के यार हैं, इसलिए वो उस पर कोई बात नहीं की जा रही परफॉर्मेंस पर। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो अब बात आपने छेड़ ही दिया, तो आखिर क्या मामला चल रहा है पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के? रात गए मतलब कि लेट नाइट मैंने सुना है कि इंतजामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, क्या वजूहत सामने है? हमजा, रात को 12 बजे एकदम कुछ हुआ टीवीज़ पे और रात को 12 बजे पीसीबी की तरफ से आ गया जी इंज़मामुल हक को हमने हटा दिया है। तो वो जब कंफर्म किया तो उन्होंने ऑफिशियली बता दिया कि हमने इंज़मामुल हक का जो इस्तीफ़ा उन्होंने 30 अक्टूबर को दिया था उसको 9 नवंबर से पहले यानी कि योम इकबाल के दिन से पहले हमने उसको कबूल कर लिया है और 2 मिनट पहले कबूल किया है। ठीक है। तो वो इतनी रात गए इस्तीफ़ा मंजूर करने की समझ से जो बिल्कुल बालातर है। जो पीसीबी का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने जो एक निजी टीवी चैनल को कल इंटरव्यू दिया और उसमें बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ज़का अशरफ साहब को जो 3 महीने की तोसी मिली है, एक्सटेंशन मिली है, उस पर उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया। फिर उन्होंने वही वाला लफ्ज़ जो हम अपने इसी प्लेटफॉर्म से कहते आए थे कि चेयरमैन की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए था ड्यूरिंग टूर्नामेंट कि जो मैंने टीम सेलेक्ट नहीं की, मैंने तो इंज़मामुल हक और बाबर आजम को फ्री हैंड दिया था। तो उन्होंने वो वाली लाइन को कोट करके कहा कि चेयरमैन की तरफ से अगर इस तरह के अल्फाज आएंगे तो आप सोचें कि टीम का मोराल कहाँ तक जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कोट कर दिया कि अगर ड्यूरिंग टूर्नामेंट चेयरमैन की तरफ से ऐसा बयान आता है कि ये टीम हमारी है, बाबर कप्तान है, आप अच्छा खेलें बुरा खेलें, टीम हमारी है, तो ऑब्वियसली मोराल जो है डाउन अप होना था। लेकिन इस सारे सिनेरियो में उनका एक पहला इंटरव्यू तो नहीं था। इंज़मामुल हक की भी बात करें तो जब उन्होंने 30 अक्टूबर को इस्तीफ़ा भेजा था तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्रिकेट बोर्ड से निकलते साथ ही वो एक टीवी चैनल पे गए और जाके अपना उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया था, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। 5 रुकनी कमेटी बना दी वहाँ पे। अब 5 रुकनी कमेटी में भी एक तब्दीली हुई जिसमें आलिया रशीद जो कि डायरेक्टर पीसीबी थी वो दस्तबरदार होगी। उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, उनकी जगह जो है जीएम जो मीडिया है इनके रज़ा भाई, उनको शामिल किया गया। अब 5 रुकनी कमेटी का टाइम हमें बताया गया था 4 दिन। 31 अक्टूबर को ये कमेटी बनती है, 4 दिन बनते हैं 4 तारीख को। 4 नवंबर को इनको एक्सटेंशन मिली। आज 9 नवंबर है। जब हमने कल रात को ही ये खबर आई तो रब्ता किया जो इनकी तहकीकाती कमेटी है, उन्होंने हमें कहा कि अभी 10 दिन मज़ीद लगेंगे इस सारी चीज़ों को फाइनलाइज करने में। तो अगर 10 दिन मज़ीद लगेंगे तो आपने इंज़मामुल हक को अभी तक बुलाया क्यों नहीं? आपने तलहा रहमानी को अभी तक बुलाया क्यों नहीं? चाहे वो इधर हैं या नहीं है। तो दोनों तरफ से सवाल जवाब जो हैं वो तो प्रॉपर किस्म के हो जाएंगे। 7 अगस्त 2023 को इंज़मामुल हक को तैनात किया था, ज़का अशरफ का टेन्योर था। अगर हम मार्जिन ऑफ एरर ज़का अशरफ को दें, ठीक है उनके दौर में जो है वो हुआ था, लेकिन क्या क्रिकेट बोर्ड में जो बड़े ऑफिशियल्स हैं
उनको नहीं पता था कि इंजमामुल हक की जो ये कंपनी है वो रजिस्टर्ड है और वो चीफ सिलेक्टर उसको बनाने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं जो सारे सिनेरियों पे। सलमान भट्ट साहब, पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, रात गए 12 बजे के करीब इस्तीफा कबूल किया गया। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है चीफ सिलेक्टर ने पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस्तीफा दे दिया, 4-5 दिन के बाद कबूल कर लिया गया, इस तरह का सिनेरियो बना, चल क्या रहा है मैनेजमेंट कमेटी? देखिए, यूजुअली अगर आप लॉ की बात करते हैं ना, और लॉ के अंदर अगर केस जो है वो डेफिनेटली अगर वो एक कमेटी के पास है या एक ज्यूरी के पास है, जज है, तो उसके दौरान आप उसके ऊपर पब्लिकली कमेंट नहीं कर सकते। अगर आप लॉ की बात करते हैं, मैं अदालती कार्रवाइयों की बात कर रहा हूँ। और अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि जो पीसीबी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो सिलेक्टर्स हों, वो सारे पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते हैं, वो उस कैटेगरी में गिरते हैं। और उसका भी यूजुअली यही है कि अगर वो एक प्रोसीडिंग चल रही है तो उस पर पब्लिकली आपने कमेंट नहीं करना। तो बेसिकली अगर वो उसके ऊपर जाकर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी जगहों पे इस बारे में बात की और टीवी प्रोग्राम्स में, सो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इफ़ दैट हैज़ हैपन तो ये फिर एक और वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की। और आई डोंट नो कि उसकी वजह से उन्होंने किया है या किसी और वजह से कबूल किया है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि वो स्टेप डाउन हुए हैं और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो वो इस जो है इससे दस्तबरदार रहेंगे, और जब वो तहकीकात मुकम्मल होती हैं और अगर उसमें कुछ नहीं निकलता तो वो अपनी जगह को वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो तहकीकात का भी आपने कहा है कि 10 दिन रहते हैं और साथ उन्होंने इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि इंटरनली कोई और बात पे बनी नहीं आपस में। अभी खैर तहकीकात का तो कोई रिजल्ट आया नहीं है। बहरहाल ये तो चीज़ें मामला क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक और भी चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। कल शाम तक जो है वो इंजमामुल हक के बारे में बयान आया पीसीबी की तरफ से कि इंजमाम हमारे सीनियर प्लेयर हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहते, इंजमाम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करें तो वो दोबारा चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। ये जो डायरेक्टर मीडिया है आलिया रशीद साहिबा, ये उनका बयान है। लेकिन अचानक एक इंटरव्यू के बाद 9 बजे इंटरव्यू ख़त्म होता है और 12 बजे से पहले उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता है, जो कि 4 दिन ज़कात साहब की टेबल पे पड़ा हुआ था। तो कल शाम तक मामला कुछ और थे और रात को अचानक मामला कुछ और हो गए। बट साहब जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है उसके भी अगर नाम आप बताए जाएं। देखें, अभी जो तौसीफ अहमद जो कि इनकी ही सरबराही में इंजमामुल हक की सरबराही में काम कर रहे थे, उनको एक इजाफी चार्ज दिया गया है कि वो चीफ सिलेक्टर बने और उनकी पहली असाइनमेंट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए स्क्वाड को सिलेक्ट करना। उनके साथ वजाहतुल्लाह वास्ती, वो भी इंजमामुल हक की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, उनको जो है जूनियर सिलेक्शन कमेटी दी गई है। लेकिन अब देखना ये है कि अगर तो इंजमामुल हक हटते हैं तो क्या उनकी सिलेक्शन कमेटी जो पूरे मेंबर्स हैं उसको डिसॉल्व किया जाएगा या सिर्फ चीफ सिलेक्टर को हटाया जाएगा? अब ये सारा डिपेंड करेगा जो तहकीकाती कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है वो क्या रिजल्ट्स देते हैं, वो क्या आउटकम्स देते हैं ज़कात अशरफ को, उसके बाद आएगा। लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो है इंटरम जो चीफ सिलेक्टर है वो तौसीफ अहमद साहब हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान करना है। साथ वजाहतुल्लाह वास्ती जो है वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक मुझे शामिल करना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो न सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी के ये मसाइल हैं बल्कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो डोमेस्टिक सीजन में कायदे कब चल रहा है उसमें प्लेयर्स की भी कुछ लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। उस पर भट्ट साहब से जानना चाहेंगे क्योंकि भट्ट साहब वहाँ पर मौजूद है, कमेंट्री पैनल में है, उनसे पूछेंगे आखिर मामला चल क्या रहा है, इस लेवल पर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और इस वक्त न्यूजीलैंड का 28 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। 172 रन का टारगेट दिया गया श्रीलंका की जानिब से इस इंपॉर्टेंट गेम में जो कि न्यूजीलैंड के लिए डू और डाई गेम था। न सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए, पाकिस्तान के लिए भी ये इंपॉर्टेंट मैच था। अगर श्रीलंका ये मैच जीता, इस मैच पर तो गुफ्तगू हमारी जारी है, कुछ मैनेजमेंट कमेटी के मसाइल सामने आ रहे हैं, न सिर्फ उस टीम में बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर भी कुछ लड़ाई झगड़े सुनने में आ रहे हैं। मजीद क्लियर जो हैं आकिब से तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन भट्ट साहब का जरा कमेंट जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो भट्ट साहब आप वहां पर मौजूद है, कमेंट्री भी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ये जो खबरें बाहर आ रही हैं समझते हैं ये ठीक खबरें हैं? कुछ प्लेयर्स की लड़ाइयां चल रही हैं जिसमें मैनेजमेंट, कोचेज और दीगर स्टाफ भी मुलव्वस है। देखिए हमजा, मैचेस जो है ना 4 स्टेशंस पे हो रहे हैं और मैं पिंडी स्टेडियम के मैचेस में हूँ। कमेंट्री वहाँ हो रही है जहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैच, और बाकी जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे।
ये मैंने भी कुछ ट्वीट्स पढ़ी हैं और उसमें ये बताया गया कि एक प्लेयर शायद नाराज़ थे कि उनको पूरी बॉलिंग नहीं कराई गई। कैप्टन ने कहा कि सिचुएशन नहीं बनी, कोच ने दोनों को कहा कि यार आप ज़रा दोनों रिलैक्स हों, आप कोई ऐसी बात ना करें, मैच पे तवज्जो दें, अभी टूर्नामेंट चल रहा है। और दूसरी जो खबर है वो उन्होंने ये दी थी कि शायद ट्रेनिंग जो करते हैं, ट्रेनिंग कोच हैं वो फिटनेस कोच की और फील्डिंग कोच की कोई आपस में कोई हुई है। लेकिन बात यह है कि हमजा ये जब 3-3, 4-4 महीने का सीज़न चलता है तो छोटी मोटी बातें जो है ड्रेसिंग रूम में होती हैं। हमने सारी ज़िंदगी ड्रेसिंग रूम में गुजारी है। जो तशवीश की बात ये नहीं है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ है, ये जो अफसोस की बात है कि ये खबर मीडिया में आई है। ये जो किसी ने दी है, ऑब्वियसली वो बंदा अंदर से ही है, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर है, एंड दिस इज़ बैड कंडक्ट। ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ये आपके बाहर देने की चीज़ नहीं है। मीडिया को तो चलो ठीक है, उन्हें तो न्यूज़ चाहिए, उनको तो जो मिलेगा तो वो उसको चलाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। बट द पॉइंट इज़ कि ड्रेसिंग रूम की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये जो ड्रेसिंग रूम है, जब आप इसको फैमिली कहते हैं तो फिर ये आपका घर बनता है। और इस घर की अगर बात बाहर निकली है तो ये चीज़ गलत है। बाकी ये जो थोड़े बहुत मामलात हैं कि किसी के ओवर टाइम पे ना होना, गलत डिसीजन हो जाना, किसी की फील्डिंग ठीक ना लेना, कोई बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे हो जाना, ये मामला तो अब तो ये इस और इस पे लेवल पे बहस है। भी बट होती साहब है, जब आपके टीमें टाइम पे हारती भी हैं इनसाइड तो बड़ा हीटेड आर्गुमेंट भी होता है। इनसाइड इंफॉर्मेशन मीडिया तक आती थी। आपने फरमाया कि ये घर है, जस्ट लाइक फैमिली, जो मेंबर्स है सारे, तो उस टाइम भी वैसे खबरें बाहर निकलती थी? जी बिल्कुल, इस लेवल पे नहीं निकलती थी। डोमेस्टिक टीम्स में ऐसा नहीं होता था, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर है एक साहब, वो माशाल्लाह उनके दाएं हाथ का खेलता, लेकिन अब छोड़े, इस पे बात नहीं करनी हमें, अब वो सबको पता है। बिल्कुल। हाँ जी। चले, निकलती तो तब भी थी खबरें, बड़ी दफ़ा उनको लोगों ने मना किया लेकिन वो बाज नहीं आए। जी हाँ। अहमद सईद साहब को उनका नाम पता है, वो मुस्कुरा से रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। बात चीज़ें ये है पर्दे कि में रहे तो बेहतर होती हैं। पहले तो एक देखिए, बात यह है कि इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें मीडिया प्राइड लेता है ब्रेकिंग न्यूज़ देने में, प्रीएम्प्ट करने में, कि हमने पहले बताया, प्लेइंग 11 बता दी, चले आपने किसी की इंजरी के बारे में बता दिया, रिकवरी, वो सारी चीज़ें आपको टीम मैनेजमेंट खुद भी वो बताती है। पीसीबी का मीडिया सेल भी ये चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन ये जो सेंसिटिव इन्फो है, जो किसी हीटेड आर्गूमेंट को लेकर है, दुनिया की हर टीम में हीटेड आर्गूमेंट होते हैं। जब वो मैच हारते हैं तो उसके बाद वो बैठते हैं और उसके बाद एक दूसरे से डिस्कस करते हैं किससे कहाँ गलती हुई, किसको क्या करना चाहिए था, और उसमें हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को बाहर नहीं आना चाहिए। पर साहब, आप नहीं समझते कि अब चूंकि अब ये इतना सुयर मसला होता जा रहा है, हमने देखा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने एक एक खिलाड़ी बांटे हुए कि ये मेरा खिलाड़ी, ये मेरा, उसका खिलाड़ी, उसी को ही सबसे पहले खबर देता है और फिर वो कहता है कि फलां ने मुझे ये बताया है, कोई स्पेसिफिक चीज़ का नाम लेके कहते हैं कि मुझे खबर ये आई है, ऐसे चिड़िया ने ये बताया। तो इस चीज़ पर पीसीबी को भी सोचना होगा। यकीनी तौर पर पीसीबी को भी पता है कि ये सारे मामला हो रहे हैं, प्लेयर्स ही डेफिनेटली अंदर की खबर बाहर देते हैं, तो इस पर क्यों नहीं कोई चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा? हमजा इधर क्लियर कर दूं, मेरा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। देखिए डेफिनेटली ये चीज़ को मैनेजमेंट को देखना चाहिए, टीम मैनेजर्स को देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि टीम में ये इन्फॉर्मेशन की लीकेज ना हो। और बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, सबको पता है बिल्कुल। और मीडिया को भी इसमें वैसे थोड़ी कम प्राइड लेनी चाहिए। सारी जो रेलेवेंट इन्फो है वो तो आपको पीसीबी खुद दे देता है। तो ये जो ऐसी इन्फो होती है जिससे प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ या टीम का एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, जिससे अंदर के लोगों में गैर यकीनी बढ़े कि यार ये तो ज़रा सा इमोशन शो किया तो बात बाहर निकल जानी है, इसका मतलब है कि आप खुल के वहाँ बात ही नहीं कर सकते। आपके जो अंदर है उसको आप अपनी टीम से डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो ये फिर जो एनवायरनमेंट है ना, वो फैमिली वाला नहीं बनता। तो इसमें ठीक है, अगर प्लेयर्स थोड़े इमेच्योर हैं या उनमें से कोई किसी की बात में आ गया है तो मीडिया को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यार कौन सी बात करने की है और कौन सी नहीं है। बहरहाल बाज वो भी नहीं आते और उधर वाले भी चैन नहीं आता। सो आई डोंट नो कि क्या करना है, लेकिन ये आइडियल चीज़ नहीं है और किसी टीम में ऐसा नहीं होता, किसी टीम में ऐसा नहीं होता और ना ही किसी का मीडिया इस तरह की चीज़ें जो है वो लेकर आता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, टेस्ट मैचेस के बाद हारी हुई टीमें बहुत बहुत ऊंचा एक दूसरे के साथ बोलती हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्रिकेटिक मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा होता है और वो उसके बाद क्लोज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हर वो चीज़ जो खुद ही रिपोर्ट करते हैं और फिर कहते हैं देखो यार ये क्या हो रहा है, खुद ही रिपोर्ट करके बंदा कह रहा होता है देखो ये कितना गलत हो रहा है। तो भाई तू ही किसी बात पे पड़ता रहने दे, एक दिन नहीं ब्रेकिंग देगा तो तेरा हफ्ता खराब नहीं हो जाएगा।
लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा तो काम ही है। और वो टीवी शोज में एलानिया कह रहे थे कि हमारा तो काम ही है भाई, अंदर से खबर निकलवाना और फिर लड़ाइयाँ करवाना, ये उसमें फख्र महसूस करते हैं कुछ जर्नलिस्ट। अहमद साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं उसमें? जी हमजा, मेरा ख्याल है बहुत हमने पीसीबी के मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत बात कर ली है। अब जरा टीम के कैंप की तरफ से एक स्टेटमेंट जो आई है उसको मैं कमेंट लेना चाह रहा हूँ उसके ऊपर भट्ट साहब का। उसामा मीर ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा, बावजूद इसके कंडीशंस भी सेम हैं और बॉल भी जो है वो मेरे हाथ में ठीक ग्रिप कर रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी विकेटें क्यों नहीं आ रही। भट्ट साहब के पास काफी टाइम गुजारा है उसामा मीर ने, तो मेरा ख्याल भट्ट साहब का एक ही जवाब होगा, ये इसका इस सवाल का जवाब उसामा खुद ही देंगे। वैसे अगर भट्ट साहब आप जवाब देना चाहें, वैसे ये बच्चा तो बड़ा ब्राइट था, हमने देखा जीआईसी में जिस तरह से ट्रेनिंग करते रहे, मैचेस खेलते रहे, क्या आपको लगा बीइंग अ कोच, आपको क्या लगा कि कहां पर वो लैग कर गए? देखें इसमें ना नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली नॉट द फर्स्ट पिक, और वो ऐसा नहीं था कि वो नंबर 1 बॉलर की हैसियत से उन्हें खिलाया गया। उन्हें खिलाया गया जब एक्सट्रीम फैंटी लग गई शादाब को, जब शादाब स्ट्रगल में चले गए बहुत ज़्यादा, फिर उन्हें खिलाया गया। और जब उन्होंने विकेट्स लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मैच में 2 विकेट्स उन्होंने लिए, 5 ओवर खिलाए तो उनको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद उन्हें बॉलिंग नहीं कराई गई, और फिर जब शादाब के ऊपर प्रेशर आया, जब उन्हें अच्छी बॉलिंग नहीं वो कर सके, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर की पिच पे, जहाँ पे तकरीबन 400 रन उस मैच में भी बने एक इनिंग में, वहाँ पर उन्हें खिलाया गया। और ऐसे में फिर जब मार पड़ती है वहाँ पे 400 क्या सिर्फ उसामा के 10 ओवर में हुआ था, 2-3 बॉलरों को 80-90 रन हुए थे, लेकिन बात सिर्फ उसामा की हुई, हालांकि उन्होंने 2-3 विकेटें भी ली थी, उनके 1-2 कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। सो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे बॉलर्स के साथ ये होता है और बहुत सारी टीमें 400 करती हैं और करवाती भी हैं, जो फिर फखर ने किया न्यूजीलैंड के साथ। बताइए किस बॉलर को मारनी पड़ी? क्या बोल्ट को छक्के नहीं लगे? क्या सऊदी को मारनी पड़ी? क्या उनके स्पिनर सोडी को मारनी पड़ी उसी ग्राउंड में जहाँ पे उसामा को छक्के लगे थे? तो ये क्रिकेट का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपना मोराल डाउन नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही बासलाहियत है, बड़े कैपेबल है, और बॉलर्स को कैप्टन्स बैक करते हैं। बॉलर्स के लिए कैप्टन्स सिनारियो चूज करते हैं कि अपने यंग बॉलर को किस तरह कॉन्फिडेंस देना है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सख्त मैच में उनकी एंट्री हुई, एक वर्ल्ड कप के अंदर हो जाता है, एक नया प्लेयर जो है एट टाइम्स वो उसको टाइम लग जाता है उस चीज़ों को ग्रिप करने में। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्हें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, अपनी एबिलिटी में बिलीव करना चाहिए और आगे इंशाल्लाह वो अच्छा ज़रूर करेंगे। लेकिन इसमें हमजा जो अगेन वही बात है कि उसामा मीर को अगर ये समझ नहीं आ रही, तो फिर उनके कोचेज़ की जो एक बहुत बड़ी फौज है जो पाकिस्तान ने भेजी हुई है उनके साथ, तो वो उनको क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे, वो क्यों नहीं समझा पा रहे? मेरा ख्याल है खुद पे क्लियर नहीं है, तो उन्होंने पेयर को कैसे क्लियर? स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है ना, स्पिन बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच रख लेंगे, फिर आप कहेंगे ऑफ स्पिन का अलग कोच, लेग स्पिन का अलग कोच। तो मोंडा आपका जब फास्ट बॉलिंग कोच ही कहता है कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, तो फिर लहदा तो रखना चाहिए। चलें आइंदा वर्ल्ड कप में फिर हर प्लेयर को के साथ जो है वो अलग कोच, 11 प्लेयर 11 कोच। जिस तरह से देखिए बात यह है कि आप जो है ना, जब आप कहीं टूर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी लोकल, किसी इंटरनेशनल प्लेयर से भी आपको मौका मिल जाता है बातचीत करने का। इतने बड़े लेवल पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि हर वक्त कोच आपके साथ रहे। ये लड़के जब पाकिस्तान में होते हैं, मैंने खुद इन्हें कैंप्स में बहुत बार देखा है, मुशी भाई इनके साथ काम कर रहे होते हैं एनसीए के अंदर, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले सकलैन मुश्ताक इनके साथ रहे हैं 1.5 साल। तो इन दोनों से बड़े नाम स्पिनर्स के और कौन से हैं मौजूदा दौर के अंदर जो कि पाकिस्तान के कोचेज में हैं? तो इन प्लेयर्स को बेसिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत है। ये नेट में गेंदे कर कर बूढ़े भी हो जाए ना, तो जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 20-25 ओवर का स्पेल डेली नहीं करेंगे, वो चीज़, वो वाली महारत नहीं आएगी इनके अंदर जो ये लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह दैट मींस कि ऑन डे कोच का होना जरूरी नहीं है, ये एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस है। अच्छा आकिब, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि शादाब को अच्छी खासी मार पड़ी थी हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब उसको लाया गया उसामा मीर को, अब चूंकि सिनेरियो बिल्कुल क्लियर होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट इस वक्त न्यूजीलैंड खेल रहा है, 6 ओवर में मेरे ख्याल 50 रन से ज्यादा कर लिए 7 ओवर में उन्होंने। और जो लोग बारिश की आस लगाए बैठे थे उनके लिए बता दूं कैलकुलेशनें आ गई हैं, न्यूजीलैंड को सिर्फ 20 ओवर में 43 रन करने थे, जो वो कर चुके हैं। वो तो 6 ओवर में पूरा कर चुके हैं। आकिब, शादाब को खबरें हैं फेस सेविंग दोबारा से दी जा सकती? नहीं हमजा, शादाब को फिट ही इसलिए हुआ है वो कि उसको प्लेइंग 11 में लेके आना है। अच्छा। क्योंकि वो एक नायब कप्तान भी हैं और मेन को बाबर आजम की टीम का मेन कोर भी हैं, को समझा जाता है, तो उनका टीम में आना और प्लेइंग 11 में लाजमी आएंगे। इससे पहले जो भी वो जो आपने एक इशू की बात की जिसमें सलमान भाई ने बात की, उस पर मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ नाम रख देता हूँ कि वो कौन कौन से नाम थे। लाहौर बिलूस की टीम थी। अच्छा। उस्मान कादिर स्पिनर थे, इमरान भट्ट कैप्टन थे,
कामरान खान हेड कोच थे, फहद मसूद बॉलिंग कोच थे और अशरफ अली फील्डिंग कोच थे। अब इन सारों के दरमियान जो है खलबा पका है, वो क्या था वो छोड़ दें, वो सलमान भाई वाली वो बात हम अच्छी है। इस वर्ल्ड कप के बाद यकीनी Exactly. तौर पर उस पर बात करेंगे और लाजमी बात करना है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी और ये सारी सूरत-ए-हाल इसको डील करना फिर ना सिर्फ इस लेवल पे बल्कि नेशनल टीम भी फिर इससे डिस्टर्ब होती है, उसमें सारी सूरत-ए-हाल होती है। बट साहब, जिस तरह से मैंने आकिब से सवाल किया, बहुत से हमने पहले भी मैचेस में देखा कि कुछ मनचाहे प्लेयर्स को फेस सेविंग दी गई, उनको जब मार पड़ी थी तो उनको रुकवाया गया, दोबारा ओवर नहीं करवाए गए, किसी और से ओवर करवाए गए उनके बकिया। तो ये सारी सूरत-ए-हाल में आप समझते हैं बाबर की तो चले मजबूरी है, बीइंग अ कैप्टन उन्होंने खेलना ही खेलना है, बाकी कुछ प्लेयर्स को कहा जा सकता है कि जरा आप बच जाएं, आगे ऑस्ट्रेलिया टूर है वहां पर परफॉर्म करके दोबारा हीरो बन जाइएगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कोई परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर आप परफॉर्म कर लीजिएगा। वो खाला का घर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया है, बाउंसी ट्रैक्स, फास्ट पेस, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग। और वहाँ पर पाकिस्तान तो याद ही नहीं पड़ता कब लास्ट टाइम कोई टेस्ट सीरीज जीती हो। 1995 में लास्ट टेस्ट मैच और 3 टेस्ट मैचेस हैं आपके। सो हाँ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की ये जो मौजूदा टीम है, ये कह लीजिए कि अगर पिछले दौरों से कंपेयर किया जाए तो ये उनकी सबसे कमज़ोर तरीन टीम है, बट स्टिल आई थिंक दे आर गुड इनफ एंड दे आर अ बिग चैलेंज। और पाकिस्तान को वहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, तो उसमें छुपने वाली गेम या किसी कोई ऐसी प्लानिंग मुझे नहीं लगता होगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो भी लड़के जाएंगे उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, एक दूसरे के साथ स्टिक ऑन करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टफ प्लेस, अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो बेचारे और प्रेशर में आ जाएंगे। अच्छा हमजा, अभी आपने एक बात की, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया फेस सेविंग का। आपको याद होगा एशिया कप का जो आखिरी मैच था जब हम पाकिस्तान से इंडिया से हार गए थे, तो एक खिलाड़ी को फेस सेविंग दिया गया था। बिल्कुल, वो टीम से ड्रॉप हैं। बिल्कुल इसी तरह के मामला पर ही मैंने बात की थी। प्लेइंग 11 पर कल बात करेंगे। आज के शो से इतना ही, टाइम बहुत कम है। अल्लाह हाफ़िज़।